जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो लोग जो आज जिंदगी जीने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी न तो 2 वक्त का ढंग का खाना मिलता है, न ढंग के कपड़े पहनने को मिलते हैं, और न ढंग का मकान मिलता है रहने को। बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बातें हैं। हम ऐसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कब तक भीख मांगते रहोगे? कब तक हाथ फैलाए रहोगे? कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है, और जब सीमा लांघ जाती है तो वो इलाज के लायक नहीं रह जाता इंसान। कहते हैं जब नासूर हो जाता है तो नासूर का कोई इलाज नहीं होता है। उसे सिर्फ एक ही तरीका होता है कि शरीर का वो हिस्सा काट दो। क्या समाज से आप अपने आप को काट देना पसंद करेंगे? क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका ही समाज आपको तिरस्कृत कर दे, निरादर कर दे, स्वीकार न करे? क्या आपको ये अच्छा लगेगा? निश्चय ही किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे हम भीख कहां मांगते हैं? तो हमारा सवाल आपसे यह है कि आपने भीख कब नहीं मांगी? आजादी से पहले राजा महाराजा थे, उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते थे। मुगल आए, उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे। उससे पहले जो राजा महाराजा थे उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, जमींदारों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, धनवानों के सामने हाथ फैलाए खड़े रहे। धन मांगने के लिए नहीं, काम मांगने के लिए। आप हाथ फैलाए इसलिए खड़े रहे क्योंकि आप सब बटे हुए थे। हर आदमी सिर्फ ये सोचता था मेरा भला हो जाए, दूसरे का मुझे क्या फिक्र। जब इंसान में इस तरह की बात आ जाती है तो वो आदमी बहुत कमजोर हो जाता है। आप देखिए, एक घर में अगर 5 व्यक्ति हैं और पांचों अलग अलग राय वाले हों, राय तो होती है अलग अलग, इसमें कोई शक नहीं, मगर मिलकर के न रहें, सब अपना अपना हिस्सा ये सोच रहे हैं मैं इतना कमाता हूं तो इतना खाऊंगा, मैं इतना कमाता हूं तो इतना खाऊंगा, मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए सब चीजों में। तो ये जो स्थिति होगी उसमें आप कमजोर नहीं होंगे तो क्या होंगे? आपका पड़ोसी ही आपको तोड़ के रख देगा। वो देखेगा कि अरे ये तो परिवार के लोग भी एक नहीं है, तो एक एक करके वो तोड़ देगा और आप पांचों को तोड़ देगा। मगर आप पांचों अगर एक हैं तो ऐसे 5 पड़ोसी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ऐसे ही अगर 5 परिवार एक हैं तो 5 गांव उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये है एकता की ताकत, ये है सामूहिक शक्ति का प्रभाव कि आप अगर एक हो
तो कोई वजह नहीं है कि आप हाथ फैलाए खड़े रहो। गांव में या कस्बों में आपने देखा होगा, हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ हुनर तो आता है। अगर कुछ नहीं आता है तो हंसना तो आता है, किसी को रोना आता है, किसी को नाचना आता है, गाना आता है। हुनर तो हर एक को कुछ न कुछ होता ही है। कोई ढोलक मंजीरा बजाता है, कोई तान तंबूरा बजाता है, कोई मुंह से गुनगुनाता है, कोई वो काम करता है जो दूसरे नहीं कर पाते। कारीगरी, लकड़ी का काम करने वाला एक से एक बढ़िया कारीगर आपको गांव और कस्बों में मिलेंगे, मगर आज उनको पूछता कौन है? क्यों नहीं पूछता उनको? क्योंकि आप बटे हुए हो। लोग आपकी ताकत को तोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप के हुनर को खरीद कर आपको 100 रुपए देते हैं और वो 500 रुपए कमाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आप बटे हुए हो। आप इकट्ठे होकर के आ जाए, एक गांव अगर इकट्ठा हो जाए आज, तो कोई वजह नहीं कि उस गांव में भुखमरी जैसी कोई बात आए, उस गांव में बेरोजगारी जैसी कोई बात आए। एक गांव हम जानते हैं, एक छोटा सा कस्बा है बंबई के पास, उल्लासनगर। ये वो लोग थे जो कभी पाकिस्तान बनने के समय पाकिस्तान के इलाकों से भाग करके और भारत में आ गए थे। ये उस समय शरणार्थी कहलाते थे, यानी आकर के शरण ली थी भारत में उन्होंने। आज वो छोटा सा कस्बा उल्लासनगर के नाम से जाना जाता है और पूरे बंबई में तो क्या, पूरे भारत में उनका उत्पादन पहुंचता है। छोटी सुई से लेकर के बड़े बड़े मशीनें वो बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, एक से एक बढ़िया कारीगर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस छोटे से कस्बे में नहीं बनती। ये कैसे हुआ? ये इन्हीं 60-70 सालों में हुआ है। आपको आजादी मिली, वो शरणार्थी बन के आए, आप तो यहां थे, मगर वो आप पर छा गए, भारत पर छा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करने से दिल नहीं चुराया। अब आप कहोगे कि वो तो मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, एक आत्मसम्मान होता है इंसान के अंदर। उन्होंने भीख मांगना शुरू नहीं किया जैसे आप मांगते रहते हो। उन्होंने भीख नहीं मांगी, यहां आकर के दाने दाने को मोहताज थे। उसके बावजूद भी उन्होंने खाने की गोलियां बेची, छोटे छोटे फड़ लगा करके, थोड़े थोड़े थान ला करके कपड़े बेचे। ऐसे छोटे छोटे काम करते हुए आज वो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं। विशालकाय इमारतें वहां खड़ी हुई हैं जहां कभी मिलिट्री की बैरक्स हुआ करती थी, जिनमें उनको स्थान दिया गया था, जिनमें उनको बसाया गया था। आज आपको कहीं बैरक नहीं दिखाई दी। आज आपको बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं दिखाई देंगी। जब ये एक छोटा सा कस्बा इन्हीं 75 सालों में पूरे भारत पर छा सकता है, तो आपका कस्बा क्यों नहीं
हम तो 75 साल की बात भी नहीं करते। आप शुरुआत कीजिए और 10-15 साल में देखिए कि कायाकल्प कैसे पलटती। आपका पूरा का पूरा गांव किस तरह से आमूल परिवर्तन हो जाता है। मगर उसके लिए विश्वास, प्यार और एक दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। उस दृढ़ निश्चय की वजह से हम आपको कहते हैं कि आप आइए, हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमारे वीडियोस देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, साझा कीजिए अपने मित्रों में, जान पहचान वालों में। और साथ ही कमेंट्स भी करते रहिए, अपने बारे में बताइए। बताएंगे तो हमें आपके बारे में जानकारी होगी, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बात जैसे हम करते हैं वैसे आपको भी करनी होगी। और हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। हम जो कहते हैं कि हाथ फैलाना छोड़ दीजिए। राजा महाराजाओं के सामने हाथ फैलाते रहे, सदियां बीत गईं, आप सिर्फ गुलामी से नहीं निकल पाए। गुलामी से निकलिए। गुलामी का जो चोला आपने पहन रखा है उसे उतार फेंकिए। अपने आप को पहचानिए, अपने आत्मसम्मान को पहचानिए। हम कहते हैं कभी भारत सोने की चिड़िया थी। भाई कब थी सोने की चिड़िया? ऐसा कौन सा जमाना था जब आप हाथ फैलाए नहीं खड़े हुए थे? किसी देश में चंद धनिक हो जाना सोने की चिड़िया नहीं होता। देश में धन होगा, मगर वो धन अगर जनता के काम नहीं हो, जनता के विकास के लिए नहीं हो, जनता के उत्थान के लिए नहीं हो, जनता की भलाई के लिए नहीं हो, जरूरतमंद के काम नहीं आए, तो ऐसे धन का क्या उपयोग? किसी से कर्ज लेने से कोई साहूकार नहीं बन जाता। साहूकार तब बनता है जब हमारा कमाया हुआ धन हमारे पास हो, तब हम साहूकार कहलाते हैं। तो आइए, साहूकार बनने के लिए, भिखारी से साहूकार बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए और हमसे मिलिए। आज हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।